नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि मैं आप लोगों से वायदा किया था कि मैं इंडियन इकोनॉमी का सीरीज फिर से लेकर के आऊँगा और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है यानी जो आज का सेशन है वो किन्स का अर्थशास्त्र है यानी केनेजियन इकोनॉमी है। किन्स का अर्थशास्त्र समझे बिना हम लोग इंडियन इकोनॉमी या पूरे इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। जो लोग कहते हैं कि हमको किन्स का अर्थशास्त्र नहीं आता और मैं इकोनॉमिक्स जानता हूँ, समझिएगा कि वो कुछ नहीं जानता। तो आइए हम लोग किन्स का अर्थशास्त्र समझने का प्रयास करते हैं और किन्स ने किस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ये अर्थशास्त्र दिया था उसको समझेंगे। फिर किन्स ने एक फॉर्मूला दिया था उसको समझेंगे और जो फॉर्मूला में जितने सारे टर्म्स आ रहे हैं CIGXM ये सबको समझेंगे हम लोग। और जो फॉर्मूला में टर्म्स आते हुए उससे संबंधित जो बातें होंगी, उससे संबंधित जो कंसेप्ट होंगे उसको समझेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पहले अवधारणा को समझते हैं कि किन्स महोदय ने क्या कहा था। देखिए, किन्स के अनुसार समग्र मांग GDP और रोजगार को निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये है कि किन्स महोदय कह रहे हैं कि जो हम लोग मांग करते हैं वस्तु और सेवा की, वही मांग GDP को बढ़ाता है और रोजगार को बढ़ाता है। अगर हम लोग मांग कम कर देंगे तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। तो हम इसमें जो ये अवधारणा में 3 टर्म है, समग्र मांग, GDP और रोजगार। GDP से आप लोग परिचित होंगे और रोजगार से भी तो आप लोग परिचित होंगे ही, लेकिन समग्र मांग को देखते हुए हम लोग GDP और रोजगार को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, समग्र मांग क्या होता है भाई, जो हम लोगों के द्वारा वस्तु और सेवा की मांग किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा में समझ लीजिए आप लोग, जो हम लोग खरीदते हैं वही हम लोगों के द्वारा मांग होता है। तो हम लोग जो मांग करते हैं, जो खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, वस्तु और सेवा खरीदते हैं। ठीक, इस वस्तु और सेवा का कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ होगा, बिना उत्पादन में थोड़ी ना बना होगा ये। हाँ भाई, तो जब उत्पादन होगा तो कोई फर्म्स होगा यानी फर्म होगा या कोई कंपनी होगी। इस कंपनी में जब उत्पादन होगा तो उत्पादन ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, यानी उत्पादन करने वाले लोग होंगे यानी उसको रोजगार मिलेगा। इसी रोजगार से उन लोगों के पास क्या आएगा, आय आएगा और इसी आय से वो लोग वस्तु और सेवा की मांग कर पाएंगे। जितना ज़्यादा मांग होगा उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। तो मैं आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया था कि GDP क्या होता है, यानी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के समग्र मूल्य को हम लोग GDP कहते हैं। तो उत्पादन कहाँ हो रहा है भाई, अपने घरेलू सीमा में हो रहा है। ठीक, तो ये उत्पादन बढ़ेगा यानी अगर हम मांग ज़्यादा करेंगे तो ये उत्पादन जो है बढ़ेगा। जब ये उत्पादन बढ़ेगा यानी हमारा GDP बढ़ जाएगा। इसीलिए किन्स महोदय कह रहे हैं कि समग्र मांग ही GDP और रोजगार को निर्धारित करता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था कि समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + I + G + X - M। इसको हम X - M को NX कह देते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, इंपोर्ट अगर कम होगा, दोनों को कैलकुलेट करके जो आएगा उसको हम NX कहेंगे। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तभी हम उसको NX ही कहेंगे। ये जो है प्लस में भी आ सकता है, माइनस में। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, प्लस में आएगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो माइनस में आएगा। ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो ये फॉर्मूला है C + I + G + X - M, इसको हम एक एक करके C समझेंगे, फिर I समझेंगे, फिर G समझेंगे, फिर X समझेंगे, फिर M समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट होंगे अगल बगल के उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग C को समझने का प्रयास करते हैं। मैं मिटाता हूँ यहाँ तक, ये मैं मिटाता हूँ। तो देखिए अब C क्या होता है, C = क्या होता है, कंजप्शन, यानी जो हम लोग संतुष्टि प्लस उपभोग के लिए जो हम लोगों के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है वही क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। ठीक, तो किन्स के अनुसार इसमें कहा गया, किन्स ने MPC दिया यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी MPC = मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी किन्स ने कहा कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे आय की तुलना में उपभोग का स्तर बढ़ेगा। ठीक, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आय बहुत बढ़ जाएगा लेकिन उपभोग का जो स्तर होगा उसके तुलना में कम हो जाएगा। यानी किन्स इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताना चाहते हैं
कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर यहाँ पे आ जाएगा जो सबसे हाई है, उसके ऊपर लोग क्या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यानी वहाँ वो अपने आय का कुछ भाग बचत कर लेंगे। तभी वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ता है वैसे वैसे उपभोग का स्तर बढ़ता है उसके तुलना में, नहीं आय की तुलना में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आय तो बढ़ जाएगा पर उपभोग का स्तर कम हो जाएगा आय की तुलना में, यानी लोग आय का कुछ बचत कर लेंगे। ये किन्स कहना चाहते हैं, और एक टेक्निकल टर्म में वो लोगों को समझाना चाहते हैं एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ठीक, इज इक्वल टू एमपीसी, यानी एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है, ये है उपभोग में परिवर्तन, ये है उपभोग में परिवर्तन। डेल्टा वाई क्या है भाई, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। देखिए किन्स महोदय क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर डेल्टा वाई यानी आय बढ़ेगा तो उपभोग का स्तर कितना बढ़ा, इस फॉर्मूला से हमको ये पता चल जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग कंजप्शन समझ लिया, नहीं सी समझ लिए। अब देखिए हम लोग आई समझने का प्रयास करते हैं, इन्वेस्टमेंट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आई है इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। जो हम लोग वस्तु और सेवा का मांग करेंगे, यानी जो वस्तु और सेवा हम लोग खरीदेंगे उसका तो उत्पादन होगा ना भाई। उत्पादन निवेशक द्वारा होता है, निवेशक निवेश करते हैं जहाँ उत्पादन होता है, निवेश से हमारा उत्पादन होगा, ठीक। अब निवेश किसी भी कंपनी के पास, यानी किसी भी जो उत्पादनकर्ता होते हैं उनके पास पूर्ण रूपेण संसाधन तो उपलब्ध होता नहीं है, तो कहीं से ना कहीं से लोन लेते हैं, वो बैंक से ले सकते हैं या सरकार का जो पीपीपी मॉडल है उसके तहत कुछ उनको मदद मिल सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट हमको समझना है तो यहाँ पे जो बैंक के द्वारा ब्याज दर जो तय किया जाता है उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पे जो हम लोग वस्तु और सेवा का मांग करते हैं तो उस मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन होता है, उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए, निवेश चाहिए। ये निवेश निवेशक के द्वारा होगा, ठीक, ये निवेश होगा निवेशक के द्वारा। निवेशक के पास संपूर्ण संसाधन नहीं होता है, ठीक, संपूर्ण संसाधन उसके पास नहीं होता है, तो ये बैंक का सहारा लेते हैं या फिर सरकार यानी पीपीपी मॉडल के तहत सहारा लेते हैं, या फिर बैंक लोन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हम बैंक का रिलेशन इन्वेस्टर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये जो है निवेश का स्तर है, निवेश का स्तर हो गया ये, और ये है ब्याज दर। जहाँ ब्याज दर अगर 5% होगा, मान रहा हूँ मैं ये 5% है, तो निवेश का स्तर यहाँ मान लो कि यहाँ 300 करोड़ निवेश आ रहा है, यानी ब्याज दर सस्ता है। तो वहीं अगर ब्याज दर 10% हो गया यानी बढ़ गया तो निवेश का स्तर घट करके मात्र इतना ही रह गया, मान लो 100 करोड़ रह गया। देखिए यहाँ पे अगर 5% ब्याज दर है तो निवेशक को कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो निवेशक ज़्यादा उधार लेगा बैंक से और इस रुपए का वो निवेश करेगा, और निवेश करके उत्पादन करेगा, उत्पादन करके यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा वो, और इसको हम लोग खरीदेंगे यानी हम लोग मांग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्याज दर रहेगा उतना निवेश कम आएगा, जितना ब्याज दर कम रहेगा उतना निवेश ज़्यादा आएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे आई भी समझ लिए। अब देखिए जी से होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी से क्या होता है भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट किन्स के द्वारा क्यों दिया गया, क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सभी लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, उनके पास जब आय नहीं आएगा तो वो कहाँ से उपभोग कर पाएंगे। तो सरकार द्वारा उनको पैसा मुहैया किया जाता है, मतलब मुहैया किया जाता है, और या सब्सिडी के माध्यम से उनको पैसे उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे आप लोग एलपीजी के केस में देखते होंगे, ठीक, या वो पेंशन योजना वगैरह के माध्यम से, थैंक यू, सॉरी, पेंशन योजना के माध्यम से, यानी जिसके पास पैसे नहीं होगा
और गवर्नमेंट क्या करेगा, उनके ऊपर उपभोग करेगा। तो उपभोग किसके ऊपर करेगा वो भाई, खर्च किसके ऊपर करेगा, जनता के ऊपर करेगा, ठीक। और गवर्नमेंट निवेशक का भी मदद करता है, ये आप लोग मत भूलिएगा। कैसे, पीपीपी मॉडल के तहत। तो ये हम लोग सी समझ लिए, आई समझ लिए, जी समझ लिए। अब हम लोग एक्स समझेंगे और एम समझेंगे। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। ये जो एक्सपोर्ट है, ठीक, ये जो एक्सपोर्ट्स है, तो मान लिया कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया में उत्पादन हुआ वस्तु और सेवा का, यानी गुड्स लेते हैं और सर्विस लेते हैं। ये क्या हुआ, हमारा स्वदेशी वस्तु हुआ। ये जो हुआ हमारा स्वदेशी वस्तु हुआ। इस स्वदेशी वस्तु का अगर विदेशियों द्वारा खरीदारी किया जाएगा, यानी विदेशी द्वारा खरीदारी अगर किया जाता है इसका खरीदारी, तो विदेशियों के लिए क्या होगा, इंपोर्ट होगा। और हमारे लिए क्या होगा भाई, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स होगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को। उस समय कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे हमारे इंडिया में, तो विदेशी आए थे देखने कॉमनवेल्थ गेम को। तो उसी से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न ये था कि जो विदेशी आए हुए हैं इंडिया में और हमारा वस्तु और सेवा का उपभोग कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा। तो उसका आंसर था हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा। यानी मायने नहीं रखता कि विदेशी अपने देश में हमारे वस्तु और सेवा खरीदते हैं या हमारे देश में आकर के हमारे वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। देखिए तो इंपोर्ट हो गया हमारा, हम लोग एक्सपोर्ट को समझ लिए। और उल्टा भी हो सकता है, तो आप लोग बिठा लीजिएगा। जैसे हम लोग हैं विदेश में, उसका वस्तु और सेवा खरीदे तो हमारे लिए इंपोर्ट होगा, उसके लिए एक्सपोर्ट होगा। या फिर उसके वस्तु और सेवा हम अपने देश में मंगा करके खरीद रहे हैं तो हमारे लिए इंपोर्ट होगा, उसके लिए एक्सपोर्ट होगा। तो हम लोग एक्सपोर्ट समझ लिए। अब आइए इंपोर्ट समझने का प्रयास करते हैं। इंपोर्ट्स क्या होगा, सेम उल्टा ले लीजिए आप कि हम ये विदेशियों का अगर हम लोग वस्तु और सेवा खरीदेंगे, वस्तु सेवा खरीदेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, इंपोर्ट होगा। उनके लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक। ये हम उनके घरेलू सीमा में जाकर के खरीदे या हम उनका वस्तु और सेवा हम अपने देश में मंगा करके उपभोग करें, हमारे लिए इंपोर्ट, उनके लिए एक्सपोर्ट होगा, ठीक। तो हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझ चुके। अब देखिए जो इंपोर्ट है उसका संबंध जीडीपी से कैसे है, मैं ये समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ कि कैसे संबंध रखता हुआ है जीडीपी से। देखिए जो इंपोर्ट्स है वो जीडीपी से संबंध रखता है। इंपोर्ट जो है जीडीपी से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, ठीक। अब कैसे रखता है, देखिए जीडीपी से मतलब जीडीपी क्या है, उत्पादन है। जब उत्पादन होगा तो लोगों के पास रोजगार मिलेगा, उस लोगों के पास आय आएगा, उसी आएगा तो उपभोग कर पाएगा, यानी सामान खरीद पाएगा, वस्तु खरीद पाएगा। तो जिस देश का अगर जीडीपी कम रहेगा उस देश में लोगों के पास आय नहीं आएगा। जब आय नहीं आएगा तो लोग कहाँ से विदेशी वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे, यानी उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट्स वो कम हो जाएगा। देखिए जैसे यूएसए सबसे बड़ा जीडीपी है, यूएसए का सबसे बड़ा जीडीपी उसी का है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूएसए ही करता है, क्योंकि यूएसए के लोगों के पास अगर पैसे है तभी तो किसी विदेशी वस्तु सेवा का उपभोग कर पाएगा, यानी खरीद पाएगा, या अपने देश के वस्तु और सेवा का उपभोग कर पाएगा, यानी खरीद पाएगा। तो जिसका जीडीपी ज़्यादा उसका इंपोर्ट ज़्यादा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी संरक्षणवादी नीतियों का अनुप्रयोग कर रहे हैं लोग, यानी अपने ही देश में बने वस्तु और सेवा की खरीदारी करके अपना उपभोग करना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंपोर्ट और जीडीपी का रिलेशन, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब कैसे हुआ था, 2008 का मंदी हम समझाते हैं जो आया था अमेरिका में, यूएसए में जो मंदी आई थी उसका असर भारत पर कैसे पड़ा था। यानी यूएसए में ये मंदी आया, मंदी से क्या हुआ, यूएसए की जीडीपी गिर गया। जब यूएसए का जीडीपी गिर गया यानी वहाँ के लोगों के पास आय नहीं आया, पैसे नहीं है लोगों के पास, तो क्या हमारा जो इंडिया का जो वस्तु है सेवा है वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाया।
इंडिया का वस्तु और सेवा वो लोग नहीं खरीद पाए। जब इंडिया की वस्तु और सेवा ये लोग नहीं खरीद पाए, ठीक, तो इंडिया का जो है एक्सपोर्ट वो गिर गया। ठीक, तो सभी देशों पर ये लागू होता है क्योंकि जो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, उसी से व्यापार होता है, निर्यात आयात उसी पे संभव है, इसीलिए इसका जो यूएसए का मंदी आया तो पूरे विश्व पे पड़ा था। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ तक समझ लिए, सी समझ लिए, आई समझ लिए, जी समझ लिए, एक्स समझ लिए, एम समझ लिए। ठीक, अब देखिए हम लोग समझेंगे यहाँ पे, इसे हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग समझ चुके हैं सी आई जी एक्स एम, लेकिन किन्स के अर्थशास्त्र से संबंधित और सारे उसके अगल बगल के जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, एक टर्म है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। ठीक, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल क्या होता है? अगर कोई कंट्री, मान लीजिए कंट्री ए है, ये उत्पादन कर रहा है और उत्पादन इसलिए कर रहा है कि वो एक्सपोर्ट करके उस उत्पादन का निर्यात कर सके, मतलब एक्सपोर्ट करके उस उत्पादन की खपत करवा सके। यानी एक्सपोर्ट को केंद्र में रख करके अगर कोई उत्पादन कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। ये जो है, जो कम जनसंख्या वाला कंट्री होता है वो करते हैं, क्योंकि उनके पास उनका लोग ही नहीं है। जब उनके देश में लोग नहीं रहेंगे तो उत्पादन करेंगे तो जब लोग नहीं रहेंगे तो खरीदेंगे क्या? तो उनका उत्पादन वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए वो एक्सपोर्ट को आधार बनाते हैं और अपना उत्पादन प्रक्रिया बढ़ा करके और अपनी जीडीपी को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, ऐसे में आपको जापान देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक, एक होता है कंजप्शन लेड ग्रोथ मॉडल। ठीक, इसमें क्या होता है, अपने, देखिए अब कंजप्शन में दोनों आएगा, या अपने देश के लोगों द्वारा उपभोग किया जाए या फिर विदेशियों के द्वारा उपभोग किया जाए। यानी लेकिन ज़्यादातर इसमें ये होता है कि जो अपने कंट्री के लोग होते हैं, जो सामान्य निवासी होते हैं, उनको ध्यान में रखकर के उत्पादन किया जाता है, यानी उनके द्वारा उस उत्पादन की खपत करवाया जाता है। उस मॉडल को कंजप्शन लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। ठीक, ये मॉडल संरक्षणवादी नीतियों से संबंधित कंट्री के द्वारा अपनाया गया है। जैसा अभी यूएसए भी अपना रहा है, चाइना भी अपना रहा है, क्योंकि इन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और सारे कंट्री की तुलना में। वैसे तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एक होता है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल। ये एनुअल रिपोर्ट 2021 में आया था आरबीआई भारत सरकार को सलाह दी थी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल अपनाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही तो आधार है। अगर मांग बढ़ेगी, लोग वस्तु और सेवा की मांग करेंगे और हमारे पास निवेश ही नहीं रहेगा तो हम उत्पादन कहाँ से करेंगे? तो उत्पादन नहीं होगा तो मांग अपने आप में कम हो जाएगा और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगी। ठीक, यानी लोगों का आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगा। तो एनुअल रिपोर्ट यानी आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, उत्पादन करे, कंजप्शन तो अपने देश में इतने लोग हैं कि हो ही जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भारत सरकार पीएलआई स्कीम चला रहा है। पीएलआई स्कीम तो चला ही रहा है, लॉजिस्टिक की संरचना मजबूत कर रहा है, टेक्सटाइल पार्क बनवा रहा है। जो हमारे यहाँ लघु उद्योग थे, जो हमारा जो विविधता वाले उद्योग थे, उसको संरक्षण दिया जा रहा है ताकि हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ सके। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल ये है। यहाँ तक रघुराम राजन सर ने कहा था, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया के जगह पे मेक फॉर इंडिया होना चाहिए, मेक फॉर इंडिया होना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा था, यानी जो विदेशी कंपनी आते हैं इंडिया में उसका उत्पादन करते हैं, तो वैसे ना हो करके सिर्फ इंडिया के लिए उत्पादन होना चाहिए और इंडिया के लोगों द्वारा होना चाहिए। विदेशियों के तुलना में ज़्यादा इंडिया के द्वारा होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया था कि मेक इन इंडिया की जगह पर मेक फॉर इंडिया अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग समझे किन्स का अर्थशास्त्र, यानी केनेडियन इकोनॉमी को हम लोग समझ पाए, और फिर उससे संबंधित जो फॉर्मूला था उसको समझे, और उसमें CIG और XM को भी समझ पाए हम लोग। उससे संबंधित इंटरेस्ट रेट वगैरह, PPP मॉडल को थोड़ा सा हम लोग समझे, या फिर उससे जो टर्म थे ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल, इन्वेस्टमेंट लेड एक्सपोर्ट मॉडल, ये सब कंजप्शन लेड ग्रोथ मॉडल, ये सब हम लोग समझने का प्रयास किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए, थोड़ा सा इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो आपका ध्यान आकर्षित करके एकाग्रता मांगता है कि अगर आप अपना दिमाग सिर्फ केंद्रित कीजिएगा
इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, तभी जा करके आप इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। लेकिन मेरे अनुसार इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ जो इकोनॉमी के 4 पिलर होता है, संसाधन जो 4 होते हैं, उसी संसाधन से मैं पूरा इकोनॉमी समझा सकता हूँ आप लोगों को, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स पूरा समझा सकता हूँ। ठीक, तो ऐसा आप लोग प्रयास कीजिए, जो टीचर जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा हो, जो ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, पीएचडी किया हो, उससे पढ़ने का प्रयास करें। जैसा कि मैं दिल्ली से ही इकोनॉमिक्स में पीजी कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको पढ़ाना, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स के सेशन से ही मैं अपना क्लास स्टार्ट किया था। तो आप लोग डरे मत, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें और हमारे क्लास को देखते रहें और समझने का प्रयास करें। इतना किन्स का जो अर्थशास्त्र सॉरी इतना किसी भी क्लास में समझाने का प्रयास नहीं किया जाता है यूपीएससी के स्तर पे, यानी यूपीएससी के सिलेबस में बस फॉर्मूला C+I+G एक्सएम समझ लेना है और समग्र मांग तो सबको आता है। लेकिन टीचर ये भूल करते हैं कि गांव से भी लोग आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको ये सब चीज़ नहीं पता होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गाँव में एजुकेशन स्तर कितना नीचे है, तो उन लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन वो लोग भी समझ सकते हैं अगर बेसिक से पढ़ाया जाए, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। और आप लोग सेशन को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। यहाँ पे 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात ये है कि मैं इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ाऊँगा, पहले प्री पढ़ाऊँगा, फिर मेंस पढ़ाऊँगा। तो आप लोग सेशन को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करते रहिए। जैसे हमारा जीडीपी बूस्ट करने के लिए हमारी सरकार कर रही है, या हम अपने स्तर पर कर रहे हैं, मतलब हम लोग मांग में वृद्धि करके अपने स्तर पर जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी हमारे सेशन को देखिए और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रतिफल पाइए। थैंक यू सो मच। हमारे सेशन को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।